प्रिय छात्रों नमस्कार। आज अपन बात करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर तो लेसन नंबर 5 प्लांट वाटर रिलेशनशिप, पादप जल संबंध। देखो बेटा, पादप के बारे में आप जानते ही हो और जल के बारे में भी आप जानते हो कि पादप का जल के साथ क्या संबंध है। ठीक, आप जानते हो जो जल है क्या है, जो जल है वो बेटा 5 मूलभूत तत्वों में से एक मुख्य तत्व है। आप जानते हो जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब किसका जीवन किसमें होता है बेटा? सजीवों में होता है। किसमें होता है? सजीवों में होता है। और जो पादप हैं वो क्या है बेटा? सजीव हैं। क्या है? सजीव हैं। जो पादप प्लांट सेल है, क्या है बेटा? जो प्लांट सेल है इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? जीव द्रव्य होता है। और जीव द्रव्य में क्या होता है? जल होता है। जिससे इस जीव द्रव्य में समस्त उपापचयी क्रियाएं या उनको अपन क्या कह सकते हैं? रासायनिक क्रियाएं क्या संपन्न होती हैं? रासायनिक क्रियाएं बेटा कहां संपन्न होती हैं? जीव द्रव्य में संपन्न होती हैं। अगर जीव द्रव्य में जल नहीं होगा तो जीव द्रव्य सूख जाएगा। फिर वो किसमें बेटा? किसमें परिवर्तित हो जाएगा? निर्जीव में। किसमें? निर्जीव में। देखो, एक तो पादप की है बेटा शाखा, है ना? आपने एक पादप पर लगी शाखा है, पादप पर लगी हुई शाखा, ठीक। और एक शाखा पादप से अलग हो गई है ना? एक है बेटा पादप से अलग शाखा। अब इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, जो पादप पर जो लगी हुई है उसमें नई पर्णें आती हैं, उसमें वृद्धि होती है। लेकिन जो पादप से अलग हो जाती है वो बेटा क्या होने लग जाती है? सूखने लग जाती है। क्यों सूखती है? क्योंकि उसके जीव द्रव्य में उपस्थित जो जल होता है वो वाष्पोत्सर्जन के रूप में उड़ जाता है। जब जल सूख जाएगा या जल नहीं रहेगा तो वो किसमें परिवर्तित हो जाता है बेटा? निर्जीव में परिवर्तित हो जाता है। किसमें हो जाता है? निर्जीव में। अर्थात बाद में वो क्या कहलाएगी बेटा? लकड़ी, जिसे अपन ईंधन के रूप में क्या या और कोई दूसरे काम में लेते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जल है जीवन का एक प्रमुख घटक है। क्या है बेटा? जीवन का एक प्रमुख घटक है जो कि जीवों से मतलब प्राणियों में और पादपों में बेटा, जीवों के अंदर व जीवों के बाहर, जीवों के अंदर व जीवों के बाहर क्या एक परिस्थितियां उपलब्ध करवाता है, एक वातावरण उपलब्ध करवाता है जिससे जीवों में अंदर क्या होती हैं? जैव रासायनिक क्रियाएं संपन्न होती हैं। भौतिक वातावरण के साथ जीव के अंदर क्या होती हैं? जैव रासायनिक क्रियाएं क्या होती हैं? संपन्न होती हैं, जिससे वो क्या रहता है? जीवित रहता है। अर्थात जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अब सुनो, जो जल होता है वो पादपों में जो जल होता है वो बेटा लगभग कितना होता है? 70 से 95% तक क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है ना? शुष्क भार का लगभग कितना? 70 से 95% पादपों में क्या होता है? जल होता है। और जल के बिना बेटा क्या नहीं हो सकती? वो उपापचयी क्रियाएं संपन्न नहीं हो सकती। ठीक, जीव द्रव्य का कोई आधार नहीं है रहेगा, जिससे वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? निर्जीव में क्या हो जाएगा? परिवर्तित हो जाएगा। इसलिए इस पादप का जल से क्या होता है? विशेष संबंध होता है, क्योंकि
जल के द्वारा पादपों में अनेक कार्य संपन्न होते हैं। क्या होते हैं बेटा? अनेक कार्य संपन्न होते हैं। अब बात करते हैं कि पादपों में जल के द्वारा कौन कौन से कार्य संपन्न होते हैं। ठीक, चलो इसको मैं मिटा रहा हूं। देखो एक प्रारूपिक पादप का चित्र बना रहा हूं मैं। एक बेटा ये प्रारूपिक पादप है। देखो ये आपको नीचे का पता है क्या है इसमें बेटा? रूट सिस्टम। क्या है ये? रूट सिस्टम है। और यहाँ पर आपको पता है जो रूट सिस्टम होता है बेटा वो किसके अंदर होता है? मृदा के अंदर होता है। कहाँ होता है? मृदा के अंदर होता है। और ऊपर का है पादप का वायवीय भाग। क्या है बेटा? पादप का वायवीय भाग। देखो अब इसके कार्य क्या हैं अपन जानते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये जीवित तब है जब इसमें बेटा जीव द्रव्य है, अर्थात जो जल होता है वो जीव द्रव्य का मुख्य घटक होता है ना। तो यहां पर बेटा देखो जो जल है क्या है? जल जीव द्रव्य का प्रोटोप्लाज्म का क्या होता है? मुख्य घटक होता है। क्या होता है बेटा? मुख्य घटक होता है। अर्थात कह सकते हैं कि यदि बेटा जीव द्रव्य में जल अनुकूलतम मात्रा में है तो उसमें जैव रासायनिक क्रियाएं सामान्य रूप से संपन्न होंगी। यदि जल की मात्रा क्या होने लगे? कम होने लगे। यदि जल की मात्रा कम होने लगे तो जीव द्रव्य में बेटा क्या होगा? जल कम हो जाएगा, जिससे उसमें होने वाली जितनी भी क्रिया हैं वो क्या होती हैं? बाधित होने लगती हैं। क्या होने लगती हैं? अर्थात जल की यदि कमी होने लगे, क्या होने लगे? कमी होने लगे तो क्रियाएं बेटा क्या होती हैं? बाधित होती हैं। और यदि बहुत ज्यादा कमी हो जाए तो सेल क्या हो जाती है? सेल की कोशिका की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। अर्थात जल के बिना जीवन संभव नहीं है। अगर जीव द्रव्य में जल बिल्कुल ही नहीं रहे तो वो कोशिका क्या हो जाएगी? मृत हो जाएगी। ठीक है, तो फिर वो पादप नहीं होगा। वो क्या कहलाएगा? लकड़ी, ईंधन, जो भी कहलाएगा, लेकिन वो क्या नहीं होगा बेटा? जीवित पादप नहीं होगा। दूसरी पापचय क्रियाओं को संपन्न नहीं कर पाएगा। देखो आप जानते हो जो वाटरमेलन है, तरबूज है, क्या है? तरबूज, वाटरमेलन, इसमें जो जल होता है वो बेटा लगभग कितना होता है? 92% क्या पाया जाता है? वाटर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? 92% बेटा इसमें क्या पाया जाता है? जल पाया जाता है। और जो शाकीय पादप होते हैं उनका जो शुष्क भार होता है वो 10 से 15% होता है। जो शाकीय पादप हैं जैसे कि पालक है, मूली है, उनका जो शुष्क भार है 10 से 15% होता है। और बाकी का जो शेष भाग अर्थात 85 से जो 90% जो भाग होता है वो क्या होता है? उसमें बेटा जल होता है। क्या होता है? जल होता है। अब मैं बात करूं कि इस पादप में जल का वितरण किस प्रकार से होता है। देखो ये तो तना है, आपको पता है जो तना होता है वो काष्ठीय होता है।
जो बड़े वृक्षीय पादप हैं उनमें तना कैसा है, काष्ठीय। बेटा तने में जल की मात्रा कम होती है। जो फ्लैसी लीफ होती हैं, जो पर्ण होती हैं, उनमें जल की मात्रा अधिक होती है। और जड़ के बारे में आप जानते हो, रूट के बारे में, ये बेटा कहाँ पर होता है, जमीन के अंदर, और इसी के द्वारा जल का क्या होता है, अवशोषण होता है। अर्थात यहाँ पर भी जल क्या होता है, अधिक, है ना। जड़ में, रूट में जल अधिक, पर्णों में जल अधिक, लेकिन पादप का जो काष्ठीय भाग है, तना है, उसमें जल की मात्रा क्या होती है, कम होती है। बात करें अपन बीजों की बेटा, किसकी, जो सीड हैं, जो बीज हैं, उनका भंडारण अपन शुष्क अवस्था में करते हैं। क्या उसे पूरी तरह शुष्क करते हैं, कभी नहीं। बेटा जो सीड है उसमें लगभग कितना परसेंट जल होता है, 5% जल होता है। क्या होता है, कितना भी शुष्क कर लो आप, कितने ही उनको सुखा लो, ये नहीं आपने स्टॉपर या कुकर में सीटी मार ली तब तो वो मृत हो जाएंगे बेटा, वो नए पादप का निर्माण नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। प्राकृतिक रूप से उनमें 5% जल क्या होता है बेटा, उपस्थित होता है, जिससे उनमें क्या होती है, उपापचय क्रियाएं होती रहती हैं। ठीक, ये तो मैंने आपको बताया कि जीव द्रव का क्या है बेटा, ये मुख्य घटक होता है। अब बात करें अपन कि जल है वो विलायक के रूप में क्या क्या करता है, कार्य करता है। जल विलायक के रूप में, किसके रूप में बेटा, विलायक के रूप में, ठीक है ना। अर्थात ये विलायक है और इसमें क्या मिलते हैं, विलेय पदार्थ। विलेय पदार्थ क्या मिलेंगे, या तो बेटा गैस मिलेंगी, ठीक है ना। जल में विलेय गैस, या क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं, खनिज होते हैं, और इसके अलावा बेटा क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। देखो जल है वो किसके लिए विलायक, एक तो गैसेज के लिए, ठीक, इसके अलावा बेटा किसके लिए, मिनरल्स के लिए, खनिज पदार्थों के लिए जो मृदा में होते हैं। किस में होते हैं, देखो मृदा में जो खनिज पदार्थ होते हैं वो जल में विलय होते हैं, और जल के माध्यम से ही पादप के शीर्ष भागों तक जाइलम के द्वारा वो स्थानांतरित होते हैं, जाइलम के द्वारा क्या होते हैं, पहुंचते हैं। ठीक, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्या ऑर्गेनिक सब्सटेंस को क्या करता है, वो घोलता है। अर्थात जब ये पदार्थ किसमें बेटा, जल में मिल जाते हैं तो वो क्या कहलाएगा, जल विलयन। क्या कहलाता है, जल विलयन। और जल विलयन आसानी से क्या होता है, पादप भागों में क्या होता है, स्थानांतरित होता है। अर्थात जल एक गैसों के स्थानांतरण के लिए, खनिजों के स्थानांतरण के लिए और कार्बनिक पदार्थों के स्थानांतरण के लिए क्या करता है बेटा, माध्यम का कार्य करता है, मीडियम का क्या करता है, कार्य करता है। देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये पादप में बेटा ये ऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हैं, ऑर्गेनिक जो कार्बनिक पदार्थ हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनते हैं और पादप के अन्य भागों में क्या होते हैं, स्थानांतरित होते हैं, है ना। अब सुनो, इसके अलावा ये आपको मैंने बताया विलायक के रूप में है, और विलायक के साथ साथ बेटा किसका, स्थानांतरण माध्यम का क्या करता है, ये कार्य करता है। किसका कार्य करता है बेटा, स्थानांतरण माध्यम का भी क्या करता है, ये कार्य करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया जितने भी पदार्थ हैं इसमें घुल जाते हैं, ठीक, क्या बन जाता है, जल विलयन बन जाता है ना। अब उसका जो स्थानांतरण होता है वो जाइलम के द्वारा होता है, उसे अपन जाइलम रस भी कहते हैं। जब जल में ये पदार्थ घुल जाते हैं, जैसे गैसेज हैं या मिनरल्स मान लो, है ना, ये नीचे से ऊपर की ओर स्थानांतरित होते हैं। जब जल में खनिज पदार्थ घुल जाते हैं तो इनका स्थानांतरण जाइलम के द्वारा होता है, और जाइलम के द्वारा जो स्थानांतरित होता है वो जाइलम रस कहलाता है। क्या कहलाता है, जाइलम रस। लेकिन जो कार्बनिक पदार्थ हैं वो फ्लोम के द्वारा स्थानांतरित होते हैं। किसके द्वारा बेटा, फ्लोम के द्वारा। लेकिन उनके स्थानांतरण के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है, जल की आवश्यकता होती है। अब फ्लोम के द्वारा जो स्थानांतरित होता है वो बेटा क्या कहलाता है, फ्लोम रस कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्लोम रस, फ्लोम शैप कहलाता है। ठीक है, इसके अलावा अपन बात करते हैं
कि ये जो जल है वो बेटा रासायनिक अभिकारक के रूप में कार्य करता है। जल रासायनिक अभिकारक के रूप में, किसके रूप में बेटा? एक सबस्ट्रेट का कार्य करता है। अब बताओ किसमें करता है ये, याद करो। देखो वो रिएक्शन पढ़ी होगी आपने, ये क्या है दिख रहा है आपको, है ना? ये सूर्य भगवान है। जब इसकी किरणें किस पर गिरती हैं? पर्णों पर गिरती हैं, तो कौन सी क्रिया होती है? या जो पौधे होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में कौन सी क्रिया करते हैं? वो क्रिया करते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस करते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये किसका निर्माण करते हैं? भोजन का। किसका निर्माण करते हैं? भोजन का क्या करते हैं बेटा? निर्माण करते हैं। देखो CO2 प्लस H2O, C6H12O6 प्लस O2, है ना? बैलेंस नहीं किए मैंने। अब देखो क्या जल नहीं होगा तो क्या भोजन का निर्माण होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना बेटा। ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। किसका निर्माण नहीं होगा? ऑक्सीजन का निर्माण नहीं होगा। अब जब जल का अणु विघटित होता है तो H प्लस और OH नेगेटिव में होता है। किस में होता है? H प्लस और OH नेगेटिव में होता है। और ये जो H पॉजिटिव होते हैं ये बेटा CO2 का स्थिरीकरण करते हैं। किसका स्थिरीकरण करते हैं? अर्थात CO2 का फिक्सेशन होता है किसमें? ग्लूकोज में, कार्बनिक पदार्थ में होता है। अर्थात जल के बिना प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभव नहीं है। जल एक प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या हो सकता है? सीमाकारी कारक हो सकता है। ठीक, इसके अलावा बात करते हैं बेटा, जो जल है वो विलयनों के आयनीकरण में काम आता है। जल विलयनों के आयनीकरण का क्या करता है बेटा? कार्य करता है। विलयनों के आयनीकरण में, किसमें? विलयनों के। अब जल में क्या क्या विलय होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं, होते नहीं होते, है ना बेटा? अब उनको क्या करता है? ये उनका आयनीकरण करता है। जैसे NaCl है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव में उसको क्या कर देता है? वियोजित कर देता है। अर्थात जो जल है इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह, किसकी तरह बेटा? इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह क्या करता है? व्यवहार करता है। समझ में आया? विलयों के आयनीकरण के लिए जल क्या है? आवश्यक ना। KCl है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव में क्या होता है? उसका आयनीकरण होता है। लेकिन किसकी उपस्थिति में होता है? जल की उपस्थिति में होता है। जल की अनुपस्थिति में आयनीकरण संभव नहीं होता। ठीक, अब इसके अलावा बहुत सारे और भी कार्य हैं। देखो बेटा ये जो जल है वो गुरु अणुओं के, कौन से अणुओं के? गुरु अणुओं के अपघटन में सहायक होता है। किसके? जो गुरु अणु होते हैं मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब मैक्रो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं पादपों में बेटा? जैसे प्रोटीन है, क्या है? प्रोटीन है, स्टार्च है, ये मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, गुरु अणु हैं। और इनके अपघटन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। इनका अपघटन क्यों आवश्यक है? इनके स्थानांतरण के लिए। किसके लिए बेटा? इनके परिवहन के लिए। ठीक है ना? जब तक इनका अपघटन नहीं होगा बेटा इनका परिवहन क्या नहीं हो पाता? संभव नहीं हो पाता है। देखो इसके अलावा और भी हैं अंगों की स्फीति को बनाए रखने के लिए। किसके लिए? अंगों की स्फीति
को बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक होता है? जल आवश्यक होता है। क्या होता है? अंगों की स्फीति को बनाए रखने के लिए बेटा क्या आवश्यक होता है? जल आवश्यक होता है। स्फीति का मतलब होता है टर्जिडिटी या फूली हुई अवस्था। क्या बेटा? फूली हुई अवस्था। पादपों में जो जल होता है, पादपों में आपको पता है एक बड़ी रसदानी होती है। क्या होती है? वैक्यूल होती है और उसमें जल का क्या होता है? संग्रह होता है। जब जल उसमें संचित हो जाता है तो कोशिका बेटा क्या हो जाती है? फूल जाती है। और यदि जल बाहर निकल जाता है तो कोशिका क्या हो जाती है? फ्लैसिड हो जाती है, पिचक जाती है। क्या हो जाती है? पिचक जाती है। और ये स्फीति अंगों में स्फीति क्यों आवश्यक है? बताओ। ये जो अंगों में स्फीति है वो पादप के ग्रोथ के लिए, किसके लिए बेटा? वृद्धि के लिए। और पादपों में क्या विभाजन होने के लिए, कोशिका विभाजन के लिए भी किसकी आवश्यकता होती है? विभाजन या डिवीजन के लिए, ग्रोथ वृद्धि के लिए किसकी आवश्यकता है? स्फीति की। और स्फीति कौन सी स्थिति में बनेगी? जब उसके लिए क्या उपस्थित होगा बेटा? जल उपस्थित होगा। जल के अभाव में जो कोशिका है वो क्या हो जाती है? फ्लैसिड हो जाती है, पिचक जाती है। अब पिचक जाएगी तो क्या वृद्धि करेगी? कोई मूवमेंट भी नहीं करेगी, कोई वृद्धि भी नहीं करेगी। ठीक है ना? अब सुनो, और इधर से मैं मिटा दूं, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। ठीक है, इधर से मिटा देता हूं मैं। अब देखो, इसके अलावा पादप गतियों के लिए, किसके लिए बेटा? पादप गतियों के लिए क्या होता है? जल आवश्यक होता है। क्या होता है? जल आवश्यक। बिना जल के पादप में क्या नहीं हो पाती? मूवमेंट नहीं हो पाती। अर्थात पादप में कौन कौन सी मूवमेंट होती है बेटा? देखो, रंध्रों का खुलना व बंद होना, स्टोमेटा का क्या होना? खुलना व बंद होना किस पर डिपेंड करता है? जल पर। किस पर? पुष्पों का खिलना, पुष्पों का खिलना वह बंद होना किस पर डिपेंड करता है? जल पर डिपेंड करता है ना बेटा। फलों के स्फुटन के लिए भी, किसके लिए? फलों के स्फुटन, फलों का स्फुटन भी किस पर डिपेंड करता है बेटा? जल पर क्या करता है? डिपेंड करता है। और कुछ पर्णों में जो गति होती है, मूवमेंट होती है, अर्थात देखा होगा आपने गर्मियों में अधिक वाष्पोत्सर्जन हो जाता है तो पर्णें बेटा क्या हो जाती हैं? मुरझा जाती हैं। अर्थात कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? फ्लैसिड हो जाती हैं। लेकिन शाम होते या रात को पुनः वो स्फीत अवस्था में हो जाती हैं, कोशिकाएं स्फीत हो जाती हैं और पर्ण अपनी सामान्य स्थिति में आ जाती है। अब देखो, इसका जो सबसे मेन जो कार्य है इस ताप, किसका बेटा? जल का। ये जो जल है वो ताप नियंत्रक का कार्य करता है। टेम्परेचर कंट्रोल का, ताप नियंत्रक का या ताप रेगुलेटर का क्या करता है बेटा? ये कार्य करता है। देखो क्यों करता है, इसकी क्या विशिष्टता है? ऐसा क्या है इस जल में? जो जल की बेटा जो विशिष्ट ऊष्मा होती है, किसकी? जल की जो स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक जो हीट होती है वो होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसकी जो वाष्पन ऊष्मा होती है, क्या होती है? जल की हीट ऑफ वेस्पोराइजेशन या कह सकते हैं वाष्पन जो ऊष्मा है वो बेटा लगभग होती है 59 कैलोरी। क्या होती है? 59 कैलोरी। ये इसकी बहुत अधिक विशिष्टता है। क्या है? विशिष्टता है। अब इन्हीं विशिष्टता के कारण जो पादप है या जो जल है
वो विकिरणों को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? विकिरणों को अवशोषित करने के बाद भी पादप के तापमान को क्या बनाए रखता है? स्थिर बनाए रखता है। अर्थात पादप के तापमान का क्या करता है? ये नियंत्रण करता है। लेकिन जब वातावरण में बहुत अधिक तापमान हो जाता है तो आपको पता है एक क्रिया होती है पादपों में, क्या होती है? और वो क्रिया है बेटा ट्रांसपायरेशन। क्या है? ट्रांसपायरेशन। जानते हो आप, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। यदि ज्यादा हो गया तो पादप की मृत्यु हो जाती है, और यदि नहीं हुआ तभी पादप की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि गर्मियों में जब पादप हीट करेगा, तापमान बढ़ेगा, तो पर्ण की सतह पर किरणें गिरती हैं, तापमान में वृद्धि करती हैं। अगर वो जलवाष्प के रूप में परिवर्तित होकर नहीं उड़ा, ठीक, तो उसे शीतलता प्रदान नहीं होती और इससे उसकी हीट के द्वारा बेटा क्या हो जाती है? उस पादप की मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? अब देखो कुछ पादप हैं, जो कपास है, जो कपास का पादप है वो 1 लीटर पर डे क्या करता है? जल को वाष्प के रूप में उड़ा देता है। किसके रूप में बेटा? 1 लीटर पर डे जल को किसके रूप में? ट्रांसपायरेशन के द्वारा क्या कर देता है? उड़ा देता है। बात करते हैं अपन कॉर्न के बारे में, मक्का के बारे में। किसके बारे में बेटा? मक्का। जो मक्का का पादप है वो 3 से 4 लीटर पर डे क्या करता है? ट्रांसपायरेशन करता है। क्या करता है? ट्रांसपायरेशन करता है। और यदि अपन बात करें भोजपत्र की, किसकी बेटा? भोजपत्र। और जो भोजपत्र का जो पादप है वो बेटा एक दिन में 300 लीटर क्या करता है? जल को वाष्प के रूप में उड़ा देता है। बेटुला है भोजपत्र, ठीक है ना। और ये 300 लीटर पर डे जल को वाष्प के रूप में क्या कर देता है? ट्रांसपायरेट कर देता है। या 300 लीटर जल प्रतिदिन क्या करता है? ट्रांसपायरेट करता है। और जो मान लिया जो जीरोफाइटिक प्लांट हैं, क्या है? जीरोफाइटिक प्लांट, मरुद्भिदी जो पादप होते हैं, जैसे कैक्टस है। अब उसमें बेटा जैसे कैक्टस है, क्या है? कैक्टस, इसमें कुछ ml ही क्या होता है? ट्रांसपायरेट होता है ना। ज्यादा जल, इसमें ज्यादा जलहानि नहीं होती। क्यों? जानते हो आप, अनुकूलन पाए जाते हैं। मरुद्भिदी पादपों में धसे हुए रंध्र होते हैं, मोटी क्यूटिकल की परत होती है, पत्तियां कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं, जिससे उनमें बेटा अधिक क्या नहीं होता? ट्रांसपायरेशन नहीं होता। ठीक। अब देखो, क्या ये पादप, इन दोनों पादपों की बात करें अपन, भोजपत्र की बात करें, क्या भोजपत्र को अपन जीरोफाइटिक कंडीशन में उगा सकते हैं? क्या सूखे स्थानों पर उगा सकते हैं? कभी नहीं हो सकता, ठीक है ना बेटा। तो इसलिए ये ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है, और ट्रांसपायरेशन के द्वारा पादपों में क्या होता है? टेम्परेचर रेगुलेटर होता है। टेम्परेचर का क्या होता है? कंट्रोल होता है। क्या होता है? कंट्रोल होता है। अर्थात जो वाटर है ना, जो वाटर एज ए, है ना, वाटर एज कूलिंग एजेंट, या वाटर एज ए फंक्शन एज ए कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट का क्या करता है बेटा? ये कार्य करता है। किसका कार्य करता है? कूलिंग एजेंट का क्या करता है? कार्य करता है। इसके अलावा ये जो जल है वो बेटा जीवन चक्र का माध्यम भी है। किसका माध्यम है? जीवन चक्र का। कुछ पादपों में ये किसका माध्यम होता है? जीवन चक्र का क्या होता है बेटा? माध्यम होता है। सुना होगा आपने, कुछ निम्न पादप हैं, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट। क्या हैं? ब्रायोफाइट ना, ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट हैं। और इन पादपों में बिना जल के क्या नहीं होता? निषेचन नहीं होता। अर्थात निषेचन को, जीवन चक्र को पूर्ण कराने के लिए बेटा किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। मैंने आपको ये बहुत सारे जल के कार्य बताए, पादपों में जल का क्या कार्य है। इसलिए इन
इस जल का, इस पादप के साथ एक महत्वपूर्ण क्या होता है बेटा, रिलेशन होता है। ठीक है ना। थैंक यू।